तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भूतहा बच्चे का दूसरा और अंतिम भाग। दूसरी कब्र नहीं खोदी जा सकती, इन्हें भी कब्र में ठूस देते हैं, चाहे उसके लिए इनके हाथ पांव क्यों क्यों ना तोड़ने पड़े। और ठीक उसी पल वहां गूंजी मौत की कर्कशाहट। हवा उग्र होने लगी। शेष बची दोनों लाशों की हड्डियों की कड़कड़ाहट वातावरण में सिहरन दौड़ा रही थी। वातावरण और भी थर्रा उठता है जब उस कब्र के टूटने की आवाज वहां गूंजती है, क्योंकि उस कब्र के टूटने का मतलब होता है एंथनी का नींद से उठना। और सब जानते हैं कि जब मुर्दा बाहर आता है तो किसी ना किसी को अंदर जाना पड़ता है। दोनों बदमाशों के चेहरे पर सफेदी छा गई थी। ये वैन अपने आप चलकर यहाँ कैसे आ गई? अपने आप चलकर नहीं आई, इसे मैं लाया हूं। कौन हो तुम? एंथनी। एंथनी गोंजाल्वेस। मुर्दा एंथनी कहाँ? हाँ, मुर्दा एंथनी। जो मुर्दा हुआ तो तुम्हारे जैसे लोगों के कारण, जिंदा हुआ तो अभी तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। इस वैन को यहाँ मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि ये शव वाहन है जिसकी जरूरत अब तुम दोनों को पड़ने वाली है। छनाक! बताओ, मासूम बच्चों के शव और खोपड़ियां तुम कहां से लाए हो? दोनों टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो गए। तब जबड़े भीचे भीचे हुए एंथनी ने जकड़ दिया ठंडी आग से। आग! 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 ये आग तुम्हें जलाएगी नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो ये तुम्हें नरक सी पीड़ा देगी। और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ एक विशाल कब्र खोदो। जल्दी करो। जितनी जल्दी कब्र खोद लोगे नरक की इस आग से छूट जाओगे। मशीन की तरह दोनों शुरू हो गए। जल्दी वहां खुद चुकी थी 8 फीट गहरी व 8 फीट लंबी एक कब्र। अब तुम दोनों अपनी वैन में बैठ जाओ, क्योंकि आज यह शव वाहन में शवों के साथ ही दफना दूंगा। शव वाहन सहित उन दोनों को भी कब्र बनाकर लौट पड़ा वह तूफान। दरिंदगी की जगह कब्र में ही होनी चाहिए। उधर इतिहास फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर गोस्वामी के साथ मौजूद था। इंस्पेक्टर इतिहास, 9 वर्षीय बच्चे की ये खोपड़ी 100 साल पुरानी नहीं, सिर्फ 6 माह पुरानी है। शायद आपको कोई भूल हुई है डॉक्टर। ये खोपड़ी 100 साल पुरानी है। रेडियो कार्बन तकनीक द्वारा किसी भूल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है मिस्टर इतिहास। रेडियो कार्बन से 5,000 साल पहले की खोपड़ी की भी बिल्कुल सही उम्र बताई जा सकती है। इतिहास को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इधर मुगल कालीन पर अपने कर्कश स्वर में चीखता हुआ मंडराया प्रेस, काव काव। कहते हैं मौत से पहले कुत्ता रोता है, और एंथनी के आने से पहले कर्कशाता है प्रिंस। काम कैसा चल रहा है डागा? आप खुद ही देख लें आहूजा साहब। इन हंटरों की फटकारें इनकी उंगलियों को एक पल के लिए भी रुकने नहीं देती। इनकी उंगलियां इनकी आखिरी सांस के साथ ही रुकती हैं। आहूजा साहब, ये बेहोश हो गया। लगता है अभी हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि यहाँ बेहोश वही होता है जिसके फेफड़े यहाँ काम करके बेकार हो जाते हैं। इसे डेथ चैम्बर में मौत दे दो रघु। और तभी प्रिंस की आवाज सुनकर आहूजा व डागा दोनों ही चौंक पड़े। काव! ये कौवा कहां से अंदर आ गया? अंदर सिर्फ ये कौवा ही नहीं आया आहूजा, बल्कि कोई और भी आया है। ये देखो। कौन हो तुम? तुम्हारी तबाही। एंथनी गोंजाल्विस कहते हैं मुझे। भड़ाक! आह! डागा! डागा का हाथ पूरी तेजी के साथ घूमा। मुर्दे पर हंटर की मार का असर नहीं होता डागा, लेकिन जब मुर्दा वार करता है तो जिंदा धड़कनें भी रुक जाती हैं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस स्कूल बस में जो कालीन मिला था वो इन्हीं मासूम बच्चों के हाथों इन्हीं तंग व अंधेरी जगहों पर बना होगा, जिसे बनाते बनाते वे हाथ टूट गए होंगे। मौत निकल गई होगी उन्हें, और वो कालीन अभिशप्त हो गया। क्यों आहूजा, ऐसा ही हो रहा है ना? नीचे गिरते ही ओझा के हाथ में पिस्टल नजर आने लगी। दूसरे ही पल थाए थाए। लगता है तेरी भी कब्र बनानी पड़ेगी। ये मुर्दा तो कब्र में ही रहता आहूजा। ओह, इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हुआ। तभी प्रिंस पुनः कर्कश स्वर में चिल्लाया, जिसे समझते ही एंथनी उस कक्ष की ओर बढ़ा। एंथनी आगे बढ़ता है तो उसका रास्ता कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। भड़ाक! वो डेथ चैम्बर था जहां बच्चे को दी जाने वाली थी मौत। रघु का हाथ मौत के स्विच को ऑन करने ही वाला था कि उसकी तरफ बढ़ती मौत से भी ज्यादा खतरनाक चीज, ठंडी आग। ओह! यह आग मारती नहीं, तड़पाती है कमीने, हत्यारे, जल्लाद। एंथनी खूंखार भाव चेहरे पर लिए रघु की ओर बढ़ा ही था कि डागा की आवाज ने उसके कदमों में जैसे बेड़ियां सी डाल दी। वहीं रुक जाओ एंथनी, वरना मैं इन बच्चों की खोपड़ियां उड़ा दूंगा। सुलग उठी एंथनी की आंखें। बच्चों की जिंदगी खतरे में है। अगर मैं टेलीपोर्ट होकर डागा तक पहुंच भी गया तो इसके बाकी साथी यहाँ बच्चों के खून की होली खेलेंगे। शाबाश डागा! अगर तुम्हें बच्चे जिंदा चाहिए तो उस चेयर पर तुम खुद बैठ जाओ एंथनी। एंथनी ने वैसा ही किया। मुझे उचित अफसर की तलाश तक इनका आदेश मानना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चेयर पर जकड़ा गया था एंथनी। उस इलेक्ट्रिक चेयर से जिसमें प्रवाहित होती है 2000 वोल्ट की बिजली, जो एक ही झटके में यमलोक पहुंचा देती है। मैंने बहुत से नकारा हो गए बच्चों को इस चेयर पर बिठाकर मारा है, लेकिन यह पहला मौका है जब एक मुर्दे को मार रहा हूं।
खैर, बता दे मुर्दे, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तेरे जिस्म के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने की है। आहूजा क्रोध से उछल पड़ा। उसने चेयर का स्विच ऑन करने का संकेत दिया। अब चीख उठेगा एंथनी जब 2000 वोल्ट की वेदना से फटेगा उसका मुर्दा शरीर। स्विच के पास खड़े गुंडे का हाथ स्विच की ओर बढ़ा और आई से स्विच ऑन। स्विच तो मैंने ऑन कर दिया बॉस। बिजली नहीं है क्या? बिजली है बेवकूफ, लेकिन तेरे भेजे में इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान नहीं है। क्या मतलब? एंथनी ने उसके उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि की। मुर्दा शरीर में बिजली प्रवाहित नहीं होती, उल्टे मेरे मृत शरीर में एक स्टैटिक बिजली जमा हो रही है। एंथनी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट नाच उठी। चेयर में पॉजिटिव करंट और मेरे शरीर में भी पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया है। जानते हो ऐसे में क्या होगा? फटाक फटाक, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकेंगे ऐसे, और ये मेरे शरीर में जमा स्टैटिक बिजली का झटका। फज! याई! स्टैटिक बिजली का डायनामो बन गया था एंथनी। जिधर वह करंट छोड़ रहा था उधर ही तबाही मच रही थी। सटाक सटाक, मौत बिजली बनकर टूट रही थी जालिमों पर। डागा और अपने साथियों के खत्म होते ही आहूजा वापस भागा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अब तुम मौत से बच भी नहीं सकता आहूजा। एंथनी ने कुर्सी के अर्थ वायर को छूकर अपना स्टैटिक करंट उसके हवाले किया, जबकि इधर बौखलाए हुए आहूजा छिपने के लिए उस वक्त अपने कालीन गोदाम में प्रवेश कर गया। कालीन गोदाम जहां तैयार मुगल कालीन रखे थे। हे भगवान, मुझे उस मुर्दे से बचा ले। मैं कालीनों का धंधा ही बंद कर दूंगा। उन कालीनों पर उस वक्त उसकी निगाहें नहीं थी, जो धीरे धीरे अपनी शक्ल खोकर बनते जा रहे थे। भूता बच्चे, कौन हो तुम सब? ये वो भूता बच्चे हैं ऊजा, जो तेरी तिजोरी की हवस का शिकार हो गए, मगर इनमें इतनी शक्ति नहीं कि ये तुझे सजा दे सके। इसलिए इन्होंने कालीनों से बाहर आकर भूता हरकतें की, ताकि कानून व इंसाफ का ध्यान तेरे गुनाहों की ओर जा सके। बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऊजा, और तूने उन्हें मासूम हाथों को बेगारी व मौत की आग में झोंक दिया। धाड़! मुझे माफ कर दो एंथनी, तेरे गुनाहों की सजा एक ही आऊजा, मौत। और तुझे मौत देंगे यही भूतहा बच्चे, एक कालीन बुनकर। अगले दिन सुबह एक विचित्र कालीन सड़क पर बिछा पाया गया, जिसमें डिजाइन की तरह ही बुना हुआ था आहूजा। उसके बाद खत्म हो गया था भूतहा बच्चों का खेल भी, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एंथनी की अगली कॉमिक्स ठंडी आग में, डोगा और एंथनी का 2 in 1 विशेषांक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ठंडी आग में। तब तक के लिए धन्यवाद।